हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। अभी हम क्या कंटिन्यू कर रहे थे? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे और उसके हमने कितने लगभग लगभग 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके थे। 44 क्वेश्चन आज हमें करना है। 44 नंबर क्वेश्चन आज हमें करना है। आइए देखते हैं 44 क्वेश्चन। ठीक है, क्या था? 44, 41, 43, ये रहा 44। द वैल्यू ऑफ द वेंस कांस्टेंट। वेंस कांस्टेंट, उसमें एरर थी बच्चा, टाइपिंग एरर थी। वायर कांस्टेंट था, वायर कांस्टेंट ना होके वेंस कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को करें। क्या होता है वेंस कांस्टेंट? क्या होता है वेंस कांस्टेंट? देखो, वेन एक रूल होता है, वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या होती है? वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत छोटी सी बात चीज है। क्या है कि व्हेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेबलाइज किया था रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर, किसकी? टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लेमडा, एट विच मैक्सिमम इमिशिव पावर। कब ये मैक्सिमम इमिशिव पावर करेंगे? तो लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू क्या लिखा था? कांस्टेंट। क्या लिखा था? कांस्टेंट। यानी कि लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू बी। यही क्या है? वेंस फॉर्मूला है। और बी की वैल्यू जो आती है वो आती है 2.83, 2.89, 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर। ये एम के का मतलब है मीटर केल्विन, मीटर केल्विन। ठीक है, ये एम के का मतलब है मीटर केल्विन। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि लेमडा इंटू टी बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ये क्या है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि एक इमिशिव पावर के लिए, एक मैक्सिमम इमिशिव पावर के लिए लेमडा और टी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, रेडिएशन की वेवलेंथ। रेडिएशन होता है ना थर्मो वाली, वही उसकी वेवलेंथ। और ये टेम्परेचर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2.8 इंटू 10⁻³ की मीटर केल्विन या केल्विन मीटर, बात एक ही है। 2.8, 2.8, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ, ये -3 है। तो 2.8 ये आंसर आएगा। क्या आएगा? ये आंसर आएगा। यहाँ आएगा 2.8 इंटू 10⁻³ केल्विन मीटर, केल्विन मीटर। ठीक है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आई होप आपको ये चीजें पूरी तरीके से समझ में आई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द गैसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। इन द गैसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बाई। इन गैसेस, गैस में हीट का ट्रांसफर किस चीज से होता है? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, अनस्टेबल कोलिजन, ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी विथ इलेक्ट्रॉन, रैंडम मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो क्या आएगा? रैंडम मॉलिक्यूलर कोलिजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर आएगा? रैंडम मॉलिक्यूलर कोलिजन। क्या आएगा बच्चों? रैंडम मॉलिक्यूलर। गैस में हीट के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार कौन होता है? रैंडम मॉलिक्यूलर कोलिजन। कौन जिम्मेदार होता है? रैंडम मॉलिक्यूलर कोलिजन। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, और पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टेंस इज एसोसिएट। बेटा, अब ये चीज तो हमने क्लास में बहुत डीप में समझाई है कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी। डीप नॉलेज हमने इसमें देखा है। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी होती है माइक्रोस्कोपिक मोड। क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक मोड। माइक्रोस्कोपिक मोड। इंटरनल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिक, देखो, किसी सिस्टम की, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, ये किसकी है? ये सिस्टम की, ये है सिस्टम की। किसके बराबर होगी? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल।
कौन से मॉलिक्यूल जो उस सिस्टम के अंदर है। सर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। और ये माइक्रोस्कोपिक मोड होती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब मॉलिक्यूल लेवल पे बात करना, एक होता है मैक्रोस्कोपिक मतलब ऊपर ऊपर बात करना, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करके जाएं। In which substance does conduction mode of heat transfer take place? कंडक्शन, कंडक्शन का होने का, सर सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी कंडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तीनों के तीनों में कंडक्शन की होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है मास ट्रांसफर डज टेक प्लेस इन, मास का ट्रांसफर डज टेक। सर हमने तीन मोड पढ़ा है हीट में, हीट के ट्रांसफर के तीन मोड पढ़े हैं, कौन कौन से? एक पढ़ा है हमने कंडक्शन, दूसरा पढ़ा है हमने कन्वेक्शन, तीसरा पढ़ा है हमने रेडिएशन। सर तो कन्वेक्शन एक ऐसा है जिसमें मास ट्रांसफर भी होता है, जिसमें मास का ट्रांसफर होता है, मास के ट्रांसफर के द्वारा ही हीट का ट्रांसफर होता है, बाकी दोनों में ऐसा नहीं होता। कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होने के लिए मास का ट्रांसफर होना आवश्यक है। समझ में आई बात? तो ये इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कंडक्शन फॉर कंडीशन फॉर कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडी? कंडीशन बताना है किसके लिए? कंडक्शन के लिए। क्या कंडीशन होगी? अच्छे से हमें क्या पढ़ना है, हमें ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। द टू बॉडी मस्ट बी इन फिजिकल कांटेक्ट, दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट होने चाहिए। मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, तो इन दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है कंडक्शन के लिए। हाँ ये बात सत्य है, कंडक्शन के लिए इन दोनों का फिजिकल होना मतलब फिजिकली कांटेक्ट होना सत्य है। देयर मस्ट बी टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द बॉडी। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब यहाँ से यहाँ टेम्परेचर में यहाँ T1 है यहाँ T2 है, तो T1 और T2 में डिफरेंट होना, या तो T1 बड़ा हो या तो T2 बड़ा हो, होना जरूरी है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इन विच मोड does the heat transfer between the two bodies? In which mode does the heat transfer between the two bodies when they are separate by some distance? There is a no heat, no medium them. सर इसके लिए होता है कौन? रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन रेडिएशन बच्चों एक ऐसा हीट ट्रांसफर है जिसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो याद रखें रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और रेडिएशन में जो हीट का ट्रांसफर होता है या जो रेडिएशन वेव ट्रांसफर होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल ट्रांसफर होती है, उसकी भी स्पीड लाइट की बराबर होती है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। द रेडिएंट हीट एमिट बाय एनी बॉडी ट्रेवल एट द स्पीड, अरे अभी तो बताया, अभी तो मैंने बताया क्या होती है? इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है? इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। द कंडक्शन हीट ट्रांसफर विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आल्सो कॉल्ड द, क्या होगा? द कंडक्शन हीट ट्रांसफर विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आल्सो कॉल्ड एज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। मटेरियल जहां ट्रांसफर होगा वहां बात आ जाएगी कन्वेक्शन की, वहां बात आ जाएगी कन्वेक्शन की। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 53, क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ेंगे। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन
डिपेंड ऑन कंडक्शन Q इज इक्वल टू क्या होता है के ए डी टी बाई डी एल या के ए डेल्टा टी बाई एल, यही होता है। अब इसमें देख लो क्या क्या है। द हीट ट्रांसफर यानी कि क्यू की बात कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है सर, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये बात सत्य है। क्या ये टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट, इस पे भी ये डिपेंड कर रहा है, तो ये भी बात सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरूर रट के जाएं, देख के जाएं। क्या होता है कंडक्शन के द्वारा, के ए डेल टी बाई डेल एल या फिर के ए डेल्टा टी अपॉन में एल, ये होता है क्या हीट ट्रांसफर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द कंडक्शन हीट ट्रांसफर। कंडक्शन हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर ग्रेडियंट, व्हाट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द कंडक्शन हीट ट्रांसफर। अभी बताया Q इज इक्वल टू क्या होता है, के ए डी टी बाई डी एल, तो यही है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब क्या कह रहा है, द चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम नहीं लेंथ की बात होगी। द चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। समझ में आई बात, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डिपेंड ऑन, के की वैल्यू मटेरियल थ्रू विच ऑफ द हीट ट्रांसफर, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, हाँ करेगा। द इंटेंसिटी ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर, ये भी हाँ करेगा। द एरिया, हाँ तीनों पे करेगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट है, जरूर मार्क करें, जरूर मार्क करें। The material which have low thermal conductivity, it means thermal insulator। क्या कहेंगे, थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर। क्या कहेंगे, ऐसे मटेरियल को जिसकी के की वैल्यू बहुत ही कम हो, बहुत ही के की वैल्यू बहुत कम होने का मतलब है हीट का ट्रांसफर इजीली नहीं होना है। हीट का ट्रांसफर इजीली नहीं होता, देखो करंट अगर का ट्रांसफर किसी बॉडी में इजीली नहीं हो रहा है, यानी कि वो क्या है, इंसुलेटर होता है करंट के लिए। तो उसी तरह अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ये क्या है, थर्मल इंसुलेटर हो गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, 100% एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दें। हाउ डज द रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर थ्रू द परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम में बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू क्या होगा, थर्मल का हीट ट्रांसफर होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ग्रे बॉडी कैन इमिट, ग्रे बॉडी जो इमिशन होता है, इमिशन ऑफ ग्रे बॉडी, हमेशा याद रखो वो ब्लैक बॉडी से कम होता है। कोई भी बॉडी हो, हमें सबसे ज़्यादा जो है अगर इमिशन देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा अगर इमिशन देखा जाएगा तो वो किसके द्वारा देखा जाएगा, वो देखा जाएगा ब्लैक बॉडी के द्वारा। सबसे ज़्यादा इमिशन और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन दोनों के दोनों किस में होंगे, ब्लैक बॉडी के थ्रू ही होंगे। मैक्सिमम और मैक्सिमम ब्लैक बॉडी के थ्रू होंगे। तो ग्रे बॉडी हमेशा क्या होगी, लोअर रेट होगी, क्या होगी, लोअर रेट। इसी के साथ हम इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और हम क्या करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपका फेवरेट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद ग्रेविटी चालू हो जाएगी। ठीक है, 4 चैप्टर उधर हो गए थे फर्स्ट बुक से, तो 4 चैप्टर इस बुक से भी हो जाएंगे, तो फिर उधर के एक चैप्टर और इधर के एक चैप्टर ऐसे चालू हो जाएगा। समझ में आई बात। इसके बाद हम लेंगे क्या,
थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद हम वॉल्यूम 1 की बुक पे चलेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर फिर करते चलेंगे, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट, देखो क्या है ना, वॉल्यूम 2 के बच्चों के वीक हो जाता है, क्यों? क्योंकि हर कोचिंग में, हर स्कूल में, हर जगह बच्चे इसको सबसे लास्ट में पढ़ते हैं और भगा भगा के पढ़ते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे पढ़ें तो इजीली पढ़े, अच्छे से समझे, अच्छे से सीखें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्लीज़, आपको अगर ये मेरे पढ़ाया हुआ सेशन समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चों।